तो आज की वीडियो के अंदर जो मैं आपको टॉपिक कराने वाला हूं वो आपको एनसीएफ 2022 का टॉपिक कराने वाला हूं। और जो कोई भी आपका एग्जाम रहेगा या टीचिंग का एग्जाम रहेगा तो एनसीएफ 2022 का टॉपिक ऐसा टॉपिक रहेगा जो आपके किसी भी टीचिंग एग्जाम में देखने को आपको मिल सकता है। तो ना सिर्फ आपके सीटेट के एग्जाम में बल्कि आपके किसी भी टीचिंग एग्जाम में आपको देखने को मिल सकता है एनसीएफ 2022 का टॉपिक। चलिए बढ़ते हैं आपके एनसीएफ 2022 के बारे में। देखिए जो आपका एनसीएफ 2022 आया है तो एनसीएफ 2022 आपका अभी लॉन्च हुआ। जो हमारे एजुकेशन मिनिस्टर है मिस्टर धर्मेंद्र प्रधान जी, उन्होंने एनसीएफ 2022 को लॉन्च करा। तो अक्टूबर के अंदर इन्होंने एनसीएफ 2022 को लॉन्च करा। एनईपी 2020 आपने पढ़ा होगा, लेकिन थोड़ी सी जानकारी इसके बारे में एक बार आप लोग पढ़ लीजिए, ताजा हो जाएगा। देखिए एनईपी 2020 को आने के बाद से जो हमारी शिक्षा व्यवस्था है, पहली कौन सी शिक्षा व्यवस्था थी? हमारी 10+2 की एजुकेशन सिस्टम था, शिक्षा व्यवस्था थी। लेकिन अब कौन सी हो गई है? अब हमारी हो गई है 5+3+3+4 का हो गया हमारा। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका 28 तारीख वाले पेपर में भी आ गया था। ठीक है, तो हमारी एजुकेशन सिस्टम अब कैसा हो गया? 5+3+3+4 का एजुकेशन सिस्टम हो गया है। यानी 12 साल बच्चा अब आपके एजुकेशन में नहीं देगा, 15 साल एजुकेशन के अंदर देगा। यानी 3 साल एक्स्ट्रा बढ़ गए हैं। और ये 3 साल एक्स्ट्रा कब बढ़ गए? 12 साल के बाद नहीं बढ़ गए, शुरू के 3 साल एक्स्ट्रा बढ़ गए हैं। ठीक है, तो ये जो शुरू के 3 साल बढ़े हैं, ये शुरू के 3 साल बढ़े हैं जिसको आंगनवाड़ी या बाल वाटिका के नाम से भी जाना जाता है। जब मिस्टर धर्मेंद्र प्रधान जी ने ये वाली एनसीएफ 2022 को लॉन्च करा था, तभी आपके केंद्रीय विद्यालय के स्कूल के अंदर बाल वाटिका को भी लॉन्च करा था। ठीक है, वो आपका सीटेट से अलग टॉपिक हो जाएगा। ठीक, हम एनसीएफ 2022 के ऊपर केंद्रित करेंगे जितनी भी आज की वीडियो के अंदर चीजें है। ठीक है, तो ये वाली आपकी शिक्षण व्यवस्था है, इसको ध्यान रख लेना। पिछली बार भी आपके एग्जाम में आया था, जो पिछले साल हुए थे, और 28 तारीख को भी आया था। ठीक, तो 5+3+3+4 का एक कंसेप्ट है। तो शुरुआत के जो 5 साल है इसको मैं थोड़ा सा ऊपर कर देता हूं, आपको समझ में आ जाएगा, फिर मैं एनसीएफ 2022 के ऊपर चलूंगा। तो शुरुआत के जो 5 साल है इसको मैं लिख देता हूं 5+3+3+4 का, ये आपकी एजुकेशन सिस्टम है। तो शुरू के जो 5 साल दिए हुए उस 5 साल में ये 3 साल तो दिए हुए आंगनवाड़ी के नाम से बोल दो इसको, या बालवाटिका बोल दो, या प्रीवाटिका बोल दो। ठीक है, तो इस प्री स्कूल बोल दो, तो कुछ भी आप लोग इसको बोल सकते हो, अलग अलग नाम से इसको जाना जाता है। उसके बाद जो बाकी के जो 2 साल है, बाकी के 2 साल में बच्चा बिताएगा अपने 1 और 2 साल बिताएगा। आपके एग्जाम में एक सिंपल क्वेश्चन यह भी देखने को मिल गया था कि जो शुरुआत वाली जो स्टेज होती है, प्राइमरी क्लास कब से होती है? प्राइमरी क्लास होती है 1st to 5th तक की प्राइमरी क्लास होती है। तो प्राइमरी क्लास के अंदर बच्चा कौन सी स्टेज के अंदर रहेगा? तो प्राइमरी क्लास के अंदर बच्चा रहता है 1ली से 5वीं तक रहता है। तो यहां पर बच्चा हो गया 1st क्लास से लेके 2nd क्लास तक, यहां पर बच्चा हो गया 3rd, 4th, 5th क्लास तक। तो जो शुरुआत की 2 स्टेज है, पहली स्टेज हो गई आपकी फाउंडेशनल स्टेज और दूसरी हो गई स्टेज आपकी प्रीपेटरी स्टेज होगी। तो अगर क्वेश्चन आपको खाली ये पूछ ले कि प्राइमरी क्लास के लिए कौन सी 2 स्टेज होती है, तो फाउंडेशनल स्टेज और आपकी प्रीपेटरी स्टेज आपकी मानी जाएगी। और उसके अलावा बाकी की जो स्टेज हो जाएगी, मिडिल स्टेज हो जाएगी आपकी 6th, 7th, 8th के लिए हो जाएगी, और सेकेंडरी हो जाएगी जब बच्चा 9th, 10th और 11th के लिए रहेगा। लेकिन जो आपका एनसीएफ 2022 आया है, एनसीएफ 2022 सिर्फ आपका फाउंडेशनल स्टेज के लिए आया है। कौन सी? सिर्फ फाउंडेशनल स्टेज के लिए आया है। यानी कि जो आपके शुरुआत की ये आपके 5 साल जो बच्चा स्कूल के अंदर रहेगा, सिर्फ इसके लिए आपका एनसीएफ 2022 आया है। बाकी की 3 के लिए आपका ये एनसीएफ 2022 नहीं आया है। तो हमें सिर्फ फाउंडेशनल स्टेज के अंदर बच्चों को किस प्रकार से पढ़ाना है, बच्चों को किस प्रकार से एजुकेशन देनी है, बच्चों का किस प्रकार से डेवलपमेंट करना है, बच्चों का करिकुलम किस प्रकार से सेट करना है, एक टीचर की क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, उन सभी के बारे में आज की वीडियो के अंदर पढ़ना है। तो जितनी भी बातें आज की वीडियो के अंदर होने वाली है वो सब पढ़ेंगे हम फाउंडेशनल स्टेज के अंदर। बच्चों का किस प्रकार से डेवलपमेंट करना है, बच्चों को किस प्रकार से पढ़ाना है, वो सभी चीजें हम फाउंडेशनल स्टेज के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे। इसलिए मैंने थोड़ी सी जानकारी आपको एनईपी 2020 की बताई, क्योंकि एनईपी 2020 के अकॉर्डिंग आपका एनसीएफ 2022 सेट आपका हुआ है। ठीक है, ये आपका निर्धारित हुआ है एनईपी 2020 के अकॉर्डिंग। ठीक, आई होप आप लोग मेरी बात को समझे होंगे, इसलिए मैंने आपको एनईपी 2020 की थोड़ी सी डिटेल बताई। अब मैं आपको एनसीएफ 2022 के बारे में बताऊंगा। यहां तक आप लोग समझ गए? चलिए, ये चीज हो गई आपकी फाउंडेशनल स्टेज हो गई। तो इसके बारे में हम पढ़ते हैं एक एक करके, तो सारी जानकारी हम लोग पढ़ते हैं। देखिए, जो आपका एनसीएफ 2022 है इसको 4 भागों में बांटा गया है। एनसीएफ को 4 भागों में बांटा है, और 4 भाग कौन कौन से, 4 पार्ट कौन कौन से, एक एक करके नजर डाल लेते हैं 4 भागों के अंदर। ठीक है, एफएलएन के ऊपर आऊंगा भाई, एफएलएन भी आएगा आपका, एफएलएन के ऊपर आऊंगा एक एक करके। ठीक है जी, अब वीडियो को शेयर कर दो आप लोग, आज
बच्चे उतने नहीं है जितने होने चाहिए। वीडियो को शेयर कर दो, क्योंकि आज एकदम क्लास डल गई, वरना सारी मैराथन तो मैं करा ही चुका हूं। देखिए, जो 4 भाग है, 4 पार्ट है, उनके ऊपर एक एक करके नजर डाल लेते हैं। जो 4 एनसीएफ देखने को मिलेंगे, पहला एनसीएफ देखने को मिलेगा आपका ईसीसी के ऊपर, ठीक है, ईसीसी के ऊपर, अर्ली चाइल्ड केयर एंड एजुकेशन के ऊपर। यानी जो बच्चे के शुरुआती जो साल है उसमें बच्चों को कैसे केयर करी जाए उसकी, और कैसे उसको एजुकेशन दी जाए। तो उसका जो एक ड्राफ्ट बनेगा वो पूरा नेशनल लेवल के ऊपर बनेगा। कैसा? एक नेशनल लेवल के ऊपर बनेगा, जहां पर सभी बच्चों का एक जैसा ड्राफ्ट तैयार किया जाएगा, एक जैसा उनका करिकुलम सेट किया जाएगा। ठीक है, तो ये आपका शुरुआती साल के ऊपर, शुरुआती वर्षों के ऊपर जो अर्ली चाइल्डहुड पर बनेगा, उनकी केयर से संबंधित, उनकी एजुकेशन से संबंधित जो एनसीएफ बनेगा वो सभी बच्चों का एक समान बनेगा। एक आपका पहला एनसीएफ हो गया। दूसरा एनसीएफ बनेगा आपका स्कूल लेवल पर बनेगा। स्कूल लेवल पर बनेगा एनसीएफ आपका बनेगा एक एक वन नेशन और वन एनसीएफ के नाम से बनेगा। अब जैसे कुछ बच्चे दिल्ली के, कुछ यूपी के, कुछ हरियाणा के, कुछ बिहार के, अलग अलग स्टेट के बच्चे होते हैं, तो हर स्टेट का करिकुलम भी अलग अलग होता है, तो हर स्टेट का एजुकेशन सिस्टम अलग अलग होता है। लेकिन अब क्या हो जाएगा, हर पूरे ऑल ओवर इंडिया का एक करिकुलम होगा और एक ही एजुकेशन सिस्टम होगा। तो वन नेशन और वन करिकुलम अब आपको देखने को मिलेगा। तो ये क्या हो जाएगा, जो एनसीएफ होगा वो हर स्कूल का, हर एजुकेशन सिस्टम का एक एनसीएफ देखने को मिलेगा। तो दूसरा एनसीएफ होगा आपके स्कूल एजुकेशन सिस्टम के लिए देखने को मिलेगा। तीसरा एनसीएफ आपको देखने को मिलेगा टीचर के लिए, यानी आप लोगों के लिए, भावी शिक्षकों के लिए। यार आप लोग तो इससे आगे निकल गए, ठीक है, जो आने वाले टीचर है, जो टीचर लोग अपना कोर्स करते हैं, टीचिंग ट्रेनिंग कोर्स करता है, कोई बीएड करता है, डीएलएड करता है, XYZ कोई भी कोर्स करता है, तो वो जो भी अपना कोर्स करते हैं, ट्रेनिंग करते हैं, तो उनके लिए एक जैसा एनसीएफ बनेगा। सभी को एक जैसा कोर्स कराया जाएगा, एक जैसा पेरीमीटर उनके लिए बनाया जाएगा, जिसको पार करके वो अपनी टीचिंग ट्रेनिंग कोर्स करके उनके लिए जॉब निकलेगी, और जिसको क्वालिफाई करके वो लोग अपना टीचर बनेंगे। अब अलग अलग पैमाना उन लोगों के लिए नहीं बनेगा, ठीक है, ये उनके लिए एक जैसा एनसीएफ बनाया जाएगा। एक एनसीएफ बनेगा अडल्ट एजुकेशन के लिए, ठीक है, ये प्रौढ़ है भाई, ये प्रौढ़ नहीं है, प्रौढ़ है ये, यानी प्रौढ़ शिक्षा के लिए। जो बच्चे कॉलेज लेवल पर पढ़ रहे हैं, जो लोग कॉलेज लेवल पर पढ़ते हैं, उनके लिए, सभी के लिए एक जैसा एनसीएफ बनेगा। तो 4 एनसीएफ अब आपको देखने को मिलेंगे। एक आपका ईसीसी लेवल पर देखने को मिलेगा, एक स्कूल लेवल पर देखने को मिलेगा, एक आपका टीचर एजुकेशन पर देखने को मिलेगा, एक आपका अडल्ट एजुकेशन पर देखने को मिलेगा। 4 एनसीएफ देखने को मिलेंगे, और ये इसको एनसीएफ 2022 को 4 लेवल पर अलग अलग भागों में बांटा गया है। यहां तक आप लोग समझे? आगे देखते हैं, इसके बारे में थोड़ा सा और जानकारी प्राप्त करते हैं एनसीएफ 2022 के बारे में, जो फाउंडेशनल स्टेज पर आपको दिया हुआ है। जो फाउंडेशनल स्टेज पर आपको एनसीएफ दिया हुआ है, इसमें कह दिया कि जो बच्चों को अब औपचारिक शिक्षा मिलती है। देखिए, अब बच्चा पहले स्कूल के अंदर कब जाता था? पहले 5 साल में जाता था, बट आपकी स्कूल जाने की 6 साल हो गई, यानी 6 साल का बच्चा फर्स्ट क्लास के अंदर स्कूल में जाता है, यानी लेटर चाइल्डहुड के अंदर बच्चा अपना स्कूल में जाना शुरू करता है, इसलिए उसको स्कूल एज भी कहा जाता है। तो ये सब बातें मैंने आपको डेवलपमेंट वाले चैप्टर के अंदर बता चुका हूं। लेकिन बच्चा अब तो स्कूल जाना स्टार्ट कर देता है, तो औपचारिक विद्यालय शिक्षा शुरू कर देता है। किसके अंदर? आपका फाउंडेशनल स्टेज के अंदर बच्चा स्टार्ट कर देता है एजुकेशन लेना शुरू। तो आपकी औपचारिक विद्यालय शिक्षा इसी के अंदर लेना शुरू कर देगा, यानी 3 वर्ष की आयु में ही बच्चा एजुकेशन लेना शुरू कर देता है। कैसी? अनौपचारिक नहीं, औपचारिक शिक्षा लेना शुरू कर देता है, ठीक है। तो यह पहला पॉइंट इसके अंदर हो गया। दूसरी बात, इसमें जो बच्चों को शिक्षा मिलती है वो कैसी मिलती है? फ्री मिलती है। कैसी मिलती है? फ्री मिलती है, पहुंचने योग्य मिलती है, एक्सेसिबल मिलती है। आप लोग अपने चारों तरफ देख लो, आंगनवाड़ी सेंटर खुले आपको मिल जाएंगे। अभी देखो, केंद्रीय विद्यालय के अंदर बाल वाटिका आपको देखने को मिल गई, और धीरे धीरे करके और बहुत सारे स्कूल आपको देखने को मिल जाएंगे। तो ये पहुंच धीरे धीरे करके बढ़ती जा रही है, बाल वाटिका के नाम से, या आंगनवाड़ी सेंटर जो धीरे धीरे खुलती जा रही है। तो आपके क्या है, एनसीएफ 2022 के जो फंडामेंटल स्टेज का कुछ आपका की पॉइंट है। अब ये किस पर फोकस करता है? जो फंडामेंटल स्टेज पर आपका एनसीएफ 2022 है, ये किस पर फोकस करता है? ये बच्चों के सर्वांगीण विकास पर फोकस करता है, यानी कि बच्चे के ऑलराउंड डेवलपमेंट पर फोकस करता है, जिसमें बच्चे का फिजिकल डेवलपमेंट हो सके, जिसमें बच्चे का शारीरिक विकास हो सके, जिसमें बच्चे का मानसिक विकास हो सके, जिसमें बच्चे का व्यंग्यात्मक और सामाजिक विकास हो सके, जिसमें बच्चे का नैतिक विकास हो सके, यानी बच्चे के ऑलराउंड डेवलपमेंट के ऊपर फोकस करता है। कौन? आपका एनसीएफ 2022, कि बच्चे का हमें सर्वांगीण विकास करना है, बच्चे का ऑलराउंड डेवलपमेंट करना है। इस बात को आपका एनसीएफ 2022 कहता है, ठीक है। ये बात आप लोग समझ गए, ठीक है। कोई बात नहीं, लाइक मत करो, कोई बात नहीं, वीडियो आप लोग देखते रहो। तो ये किस बात पर फोकस करता है आप लोग समझ गए। आगे बात करते हैं,
एनसीएफ 2022 देखिए क्या कहता है। एनसीएफ 2022 ये एसीसी पर जोर देता है, ये बात मैंने आपको बता दी। एनसीएफ 2022 जो फंडामेंटल स्टेज है, फंडामेंटल स्टेज के अंदर देखिए बच्चा क्या काम करेगा। एक तो आपका 3 साल तो बाल वाटिका के अंदर रहेगा और फर्स्ट और सेकंड इसको क्लास के अंदर रहेगा। इसके अंदर टेक्स्ट बुक के अंदर बिल्कुल भी जोर नहीं दिया कि बच्चों को किताबों पर फोकस नहीं किया जाएगा। किस पर फोकस किया जाएगा? बच्चों को ज्यादा से ज्यादा खेलने कूदने पर, एक्टिविटीज के माध्यम से पार्टिसिपेट करने पर जोर दिया जाएगा। कि बच्चों से कहा जाएगा बेटा जितना तुम्हें खेल कूद के माध्यम से चीजें सीखनी है, जितना तुम्हें एक्टिविटीज करनी है उतना तुम करो। टेक्स्ट बुक का कोई भी रोल नहीं है, यानी कि पाठ्य पुस्तकों का कोई भी रोल देखने को नहीं मिलेगा फंडामेंटल स्टेज के अंदर। तो बच्चों को कहा जाएगा, ये टीचर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटीज होगी, हालांकि हम लोग करते नहीं है। जैसे अपने बच्चों को कहीं भेजते हैं, आसपास में आपने देखा होगा, तब भी कुछ ना कुछ किताब भेज देते हैं कि ले बेटा पढ़ ले तू जाके। तो यहां पर इसी स्टेज के अंदर कहा गया है, और टीचर्स को ट्रेनिंग मिलेगी। जो टीचर जिसके लिए ट्रेन किए जाएंगे उसका बकायदा उनका सर्टिफिकेट होगा, उनकी ट्रेनिंग होगी, ठीक है। उनको ये निर्देश दिए जाएंगे कि आपको कोई भी बच्चों को किताब के लिए फोकस नहीं करना है, किताब के निर्देश नहीं देने। जितना हो सके किस पर फोकस करना है, उसको केवल खेल पर फोकस करना है कि बच्चा खेलकूद के माध्यम से सीखे, बच्चा एक्टिविटीज के माध्यम से सीखे, पजल्स के माध्यम से सीखे, क्विज के माध्यम से सीखे। एक बच्चों को कोई वर्कशीट दे सकते हो आप, जिसमें वर्कशीट पर बच्चा अपना कुछ लिख सके या अपनी कुछ ड्राइंग वगैरह उल्टा सीधा कुछ भी, मतलब स्क्रिबलिंग का अपना यूज कर सके, अपने हाथों पैरों को चलाना सीख सके उसके ऊपर, उसके लिए एक वर्कशीट का यूज कर सकते हो आप। लेकिन टेक्स्ट बुक का यूज नहीं कर सकते फंडामेंटल स्टेज के अंदर। तो उसके लिए सबसे ज्यादा उन्होंने कहा है गेम के ऊपर फोकस करने की बात कही है। किसके ऊपर? गेम के ऊपर फोकस करने की बात कही है इस स्टेज के अंदर। देखिए जब धर्मेंद्र प्रधान ने ये वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस करी थी, या आप लोग जैसे ऑथेंटिक किताबें पढ़ते हैं, एनसीईआरटी पढ़ते हैं, या फिर आप एनओएस की किताबें पढ़ते हैं, तो वहां पर एक बात कही हुई है। वहां पर यह बात कही है कि जो बच्चे के शुरुआत के 6 साल होते हैं, तो 6 साल पर बच्चे का लगभग 85% तक उसका मानसिक विकास हो जाता है। कितना? बच्चे का 85% तक उसका मानसिक विकास हो जाता है। तो इसलिए हमें बच्चों का जितना भी हो सके उसको एक्टिविटीज करानी है, ना कि उसको किताबों की तरह ले जाके उसको रटन प्रणाली की तरफ ले जाना है। तो एनईपी 2020 ने भी ये बात कह दी थी कि हमको बच्चों को रोट लर्निंग नहीं करानी, हमको उसको कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग की तरफ लेकर जाना है, उसको चीजें समझानी है। और एनसीएफ 2022 ने भी ये वाली बात कह दी कि हमको बच्चों को रटानी नहीं है कोई भी चीजें, हमको बच्चों को जितना हो सके उनकी क्रिएटिविटी को बढ़ाना है, हमको बच्चों को जितना हो सके उनकी एक्टिव पार्टिसिपेशन को बढ़ाना है। जितना बच्चा खेलकूद के माध्यम से सीखेगा उतना ही उसका ऑलराउंड डेवलपमेंट उसका देखने को मिलेगा। इसलिए वाली बात पर ज्यादा फोकस किया गया है फंडामेंटल स्टेज के अंदर कि बच्चों को जितना हो सके खेलकूद के माध्यम से सीखने को ज्यादा बढ़ावा दिया जा सके, ठीक है। और यह बात होगी आपके सर्वांगीण विकास पर, सर्वांगीण शिक्षा पर ज्यादा बल देता है, जिससे लर्निंग आउटकम सुधारने पर जोर दिया जाए। लर्निंग आउटकम्स आपके क्या होते हैं? सीखने के अधिगम या सीखने का प्रतिफल किसको कहा जाता है? जब बच्चे को कोई चीज सिखाई जाए, मान लीजिए बच्चों को कोई चैप्टर सिखाया गया और उसके बाद बच्चों को उस चैप्टर से संबंधित कोई टॉपिक दिया, कोई एक्सरसाइज दी, और अगर मान लीजिए बच्चे ने वो कर दी तो समझ लो उसको लर्निंग आउटकम्स उसके प्राप्त हो गए। मान लीजिए बच्चों को मैंने कोई चैप्टर दिया, ठीक है, चैप्टर दिया, ये चैप्टर दिया किसी पौधे के बारे में, और चैप्टर से संबंधित मैंने नीचे कुछ क्वेश्चन दे दिया, कुछ एक्सरसाइज दे दी। अगर बच्चे ने सोल्व कर दी तो समझ लो मेरे लर्निंग आउटकम्स मुझे मिल गए कि बच्चों को चैप्टर समझ में आ गया। अगर बच्चे ने ये सोल्व नहीं करी तो समझो लर्निंग आउटकम्स प्राप्त नहीं हुए, सीखने के प्रतिफल प्राप्त नहीं हुए। तो ये होता है आपके लर्निंग आउटकम्स होते हैं, ठीक है। आगे बात करते हैं। अच्छा, इस एनसीईआरटी 2022 की सबसे जो जान बताई गई है, इस एनसीईआरटी 2022 की जान किसको बताया गया है? इसमें गुरुकुल शिक्षा से 5 चीजें ली गई है जिसको पंचकोश के नाम से जाना जाता है। देखिए एनसीईआरटी 2022 की खूबसूरती ये बताई गई है, इसके अंदर क्या बात बताई हुई है कि इसमें हमारी जो मतलब पुरानी चीज है, इसमें जो हमारा इतिहास है, जो इसमें पुरानी चीज है इतिहास हमारा, और जो आधुनिकता है, ठीक है, उन दोनों का मिक्सचर इसके अंदर लिया हुआ है कि जो हमारा इतिहास है, जो हमारी सभ्यता है उसको लिया हुआ है, और जो हमारा आधुनिकता है, जो हमारा अब चल रहा है, उसको इसके अंदर समावेशित किया गया है। तो दोनों चीजों को ऐड किया गया हमारे एनसीईआरटी 2022 के अंदर कि हमारे बच्चे हमारी सभ्यता के बारे में जान सके, और जो हमारी चीज, हमारी नई नई टेक्नोलॉजी देखने को मिल रही है उसको जान सके। तो दोनों चीजों को समावेशित किया गया हमारे एनसीईआरटी 2022 के अंदर। तो देखिए जो इसके अंदर गुरुकुल शिक्षा से चीजें ली गई है, सबसे महत्वपूर्ण चीज इसके अंदर जान बताई जाती है, एनसीईआरटी 2022 की जान बताई जाती है, जिसको पंचकोश के नाम से जाना जाता है। अब देखिए पंचकोश क्या होते हैं, इसके बारे में एक एक करके नजर डाल लेता हूं। ये 5 कोश क्या होते हैं वो मैं आपको बता देता हूं। हाँ जी, सुपर टेट की तैयारी कराओ,
अभी भाई केवीएस की तैयारी में लगा हुआ हूं मैं। देखिए इसके बारे में जान लेते हैं एक एक करके, पंचकोश के बारे में, ठीक। हाँ, गुरुकुल अपनी संस्कृति की पहचान है, ठीक, सही कहा आपने। देखिए इसके बारे में बताता हूं आपको। जो हमारे वेद है, ठीक, तो वे हमारे जो यजुर्वेद है उसका एक उपनिषद है, उस उपनिषद से ये 5 प्रति ली हुई है, ये 5 कोष लिए हुए। इसमें कहा हुआ है कि बच्चे का हमें इस प्रकार से विकास करना है, इस प्रकार से हमें उसको डेवलपमेंट करना है कि हमें उसके 5 विकास तो जरूर करने हैं। ये कौन कौन से उसके 5 विकास है, ये कौन कौन सी परतें हमें उसके निकालनी है बच्चे की, उसके बारे में यहां पर जिक्र दिया हुआ है। ये एनसीएफ 2022 की सबसे मेन चीजें बताई हुई है, ठीक है। इसके बारे में नजर डाल लीजिए। अगर आपने सीटेट का एग्जाम भी पास कर लिया, उसके बाद भी किसी एग्जाम के लिए बड़े महत्वपूर्ण आपके लिए बैठते हैं। पहले कहा हुआ है कि बच्चे का हमें अन्वीय कोर्स करना है, यानी बच्चे का हमें शारीरिक विकास करना है, फिजिकल डेवलपमेंट करना है। ये बात वेदों से ली हुई है, ये वाली बात जो है, जो एनसीएफ के अंदर डाली हुई है। मैंने कहा ना, हमारे जो इतिहास है, जो हमारी संस्कृति है और जो आधुनिकता है, उन दोनों का मिक्सचर एनसीएफ 2022 के अंदर लिया हुआ है कि सबसे पहले बच्चे का शारीरिक विकास करो। अगर बच्चा खाएगा नहीं, पिएगा नहीं, हष्टपुष्ट नहीं होगा, उसका शारीरिक विकास नहीं होगा, तो बाकी चीज करने को तो लायक नहीं बचेगा। तो सबसे पहली जो प्रायोरिटी होनी चाहिए वो बच्चे का शारीरिक विकास होना चाहिए। तो सबसे पहले बच्चे के शारीरिक विकास को इसके अंदर ऐड लिया गया है, यानी सबसे पहले जो सबसे ऊपरी परत है वो बच्चे का शारीरिक विकास है। सबसे ऊपरी परत उसका शरीर है, शरीर का विकास होना जरूरी है। दूसरे नंबर पर जो दूसरी परत है वो आपकी प्राणिमय कोश, यानी प्राणिक विकास, यानी उसका ज्ञान का विकास, ठीक है, यानी उसके जीवन कौशल का विकास, उसके ज्ञान का विकास। कि बच्चे का शरीर का तो विकास हो गया, ठीक है, उसको खाने पीने की चीजें मिल गई, उसका शरीर का विकास हो गया, लेकिन अब उसको इस जिंदगी में अपना जीवन भी तो निर्वाह करना है कि जिंदगी में जिया कैसे जाएगा, अपने आप को सही सलामत कैसे रखा जाएगा, दूसरों से अपनी रक्षा कैसे की जाएगी, ठीक है। अपना कोई टेंशन में अपने आप को कोई ऐसा स्टेप तो ना उठा ले कि कोई टेंशन आ गई या किसी ने कुछ कह दिया या कोई किसी एग्जाम में फेल हो गया और बच्चे ने कोई डिसीजन ले लिया, ठीक है। तो इस जिंदगी में जीने के लिए कुछ ना कुछ तो ऐसा अपने आप को मजबूत करना पड़ेगा ना। तो दूसरा होता है आपका प्राणमय कोश, ठीक है, यानी कि लाइफ फोर्स एनर्जी, यानी अपने आप को शारीरिक विकास करने के बाद अपने आप को इस प्रकार से मजबूत करना है कि ताकि जिंदगी में वो अपने आप को जीवन को निर्वाह कर सके। तो दूसरा होता है आपका लाइफ फोर्स एनर्जी। तीसरा होता है आपके मन की परत, यानी कि बच्चे का मानसिक विकास करना है। तीसरे नंबर पर क्या करना है, मानसिक विकास बच्चे का करना है, ताकि बच्चा अपना मेंटली डेवलपमेंट करने के बाद चीजों को देख पाए, समझ पाए, डिसीजन ले पाए। तो तीसरे नंबर पर बच्चे का मानसिक विकास करना है। मानसिक विकास के बाद चौथे नंबर पर है उसके इंटेलेक्चुअल लेवल, चौथे नंबर पर है, यानी बच्चे के अंदर इतनी इंटेलेक्चुअल इंटेलिजेंस हो जाए ताकि बच्चा एक सही गलत का डिसीजन बहुत अच्छे तरीके से एक मैच्योरिटी के साथ ले पाए। और चौथे नंबर पर है आनंदमय कोश, यानी जब बच्चा भौतिक चीजों से ऊपर उठ जाए, जब बच्चा आध्यात्मिक की तरफ चला जाए, बच्चा तो नहीं रहेगा, जब कोई आदमी आध्यात्मिक की तरफ चला जाए तो हो जाएगा आपका आनंदमय कोश, हो जाएगा भौतिक चीजों से ऊपर चला जाओ, ठीक है। ये सबसे लास्ट की आपकी लेयर होती है आनंदमय कोश, जिससे आप लोग दूर दूर हो। अभी शायद कोई एक दो होगा आप में से, वरना आप लोग अभी तक इससे दूर दूर हो, अभी तक इन्हीं लेयर के अंदर फंसे हुए हो आप लोग, ठीक है। तो एनसीएफ 2022 के अंदर इन 5 लेयर्स को बताया गया है कि इन 5 चीजों का बच्चे के अंदर डेवलपमेंट करना है, इन 5 चीजों का बच्चों का विकास करना है। ये 5 कोर्स बच्चे के लिए बताए गए, ठीक है। आप लोग समझ गए इनके बारे में। आगे देखते हैं एक एक करके। एनसीएफ 2022 के कुछ आपके ऑब्जेक्टिव दिए हुए, इनके बारे में नजर डालिए। पहला ऑब्जेक्टिव ये दिया हुआ है कि जो बच्चे की भाषा होगी, भाषा के बारे में इन्होंने भी भाई सबसे महत्वपूर्ण माना है बच्चे की मदर टंग को। किसको, बच्चे की मदर टंग को सबसे महत्वपूर्ण माना है। एनईपी 2020 उठा लो, एनसीएफ 2022 उठा लो, एनसीएफ 2005 उठा लो, आरटी 2009 उठा लो, XYZ कोई भी उठा लो, सभी ने सबसे महत्वपूर्ण बच्चे की किसको माना है, मदर टंग को माना है। कि सबसे महत्वपूर्ण बच्चे की मदर टंग को मानना है, सबसे ज्यादा अपॉर्चुनिटीज बच्चे की मदर टंग को देनी है, इसको कभी कंट्रोल नहीं करना, जितने ज्यादा अवसर देने बच्चे की मदर टंग को आपको देने हैं, ठीक है। तो बच्चे की मदर टंग को सबसे महत्वपूर्ण एनसीएफ 2022 ने माना है। दूसरा, बच्चे के इमोशंस को महत्वपूर्ण माना है। मैंने आपको बताया हुआ है लर्निंग वाले चैप्टर के अंदर कि जो बच्चों के इमोशंस होते हैं वो लर्निंग को प्रभावित करने वाले बड़ा महत्वपूर्ण कारक होते हैं। अगर मान लीजिए कोई बच्चा इमोशनली रूप से वीक है, कोई बच्चा इमोशनली रूप से परेशान है, मान लीजिए आप वीडियो देख रहे हो, आप से कोई बच्चा भी परेशान है, इमोशनली रूप से परेशान है या गुस्सा है या परेशान है, कुछ भी है, तो क्या उसका सीखने में मन लगेगा? उसका सीखने में मन नहीं लगेगा। तो एज ए टीचर क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए? रिस्पॉन्सिबिलिटी ये होनी चाहिए कि उसके इमोशंस को जानकर प्रॉब्लम का निदान करने के बाद समस्या का समाधान करे और उसके इमोशंस को भी टीचिंग लर्निंग प्रोसेस का हिस्सा बनाकर लर्निंग को सुधारा जा सके।
इसलिए मैं बार बार कहता हूं इमोशंस टीचिंग लर्निंग प्रोसेस का बड़ा महत्वपूर्ण हिस्सा होता है और इमोशंस लर्निंग को प्रभावित करने वाले महत्वपूर्ण कारक भी होते हैं। इमोशंस लर्निंग को बढ़ा भी देते हैं और इमोशंस लर्निंग को घटा भी देते हैं, ये बात आप लोग समझ गए। और इमोशंस को कैसे हैंडल किया जाए इस पर एनसीएफ 2022 ने बड़ा फोकस किया है इस इमोशंस के ऊपर। अगला पॉइंट है लर्न हाउ टू लर्न, सीखने को किस प्रकार सीखा जाए। एनईपी 2020 ने क्या कहा है कि सीखने को किस प्रकार सीखा जाए, ये बात मैंने आपको बता चुका हूं कि सीखने को किस प्रकार सीखा जाए, सीखने को किस प्रकार सीखा जाए, ये बात कही है ना। और यही बात किस प्रकार सीखा जाए, राइटिंग का तो बुरा हाल हो गया यार और यही बात आपके एनसीएफ 2022 ने कही है कि लर्न हाउ टू लर्न, कि पहले तो यह पता चले कि भाई जो चीज सीखना है उसको सीखना कैसे है, ठीक है। तो यही बात आपके एनसीएफ 2022 ने कही है। आप लोग सीटेट का एग्जाम दे रहे हो और ये नहीं उल्टा सीधा उठा के कुछ भी पढ़ने बैठ गए, पहले तो यह पता होना चाहिए कि एग्जाम के लिए पढ़ना क्या है। मैंने कह दिया सबसे पहले मेरी मैराथन क्लास देख लो, उसके बाद मेरे नोट्स पढ़ जाओ आप लोग, उससे बाहर पेपर आपका नहीं आएगा, बहुत अच्छे नंबर से आप लोग अपना एग्जाम क्वालिफाई करोगे। तो मैंने आपको एक तरीका बता दिया। उसके अलावा जैसे आप लोग यहां पर सीख रहे हो, एनसीएफ 2022 पढ़ रहे हो, एनसीएफ 2022 पढ़ने से पहले मैंने थोड़ा सा आपको एनईपी 2020 के बारे में बताया ताकि थोड़ा बहुत आपको नॉलेज हो जाए। तो यहां पर मैंने आपको सिखाने का एक तरीका बता रहा हूं, ये नहीं सीधा कुछ भी उठा के आपको बता दिया कि सीखने को किस प्रकार सीखा जाए। जैसे आपको मैंने हिंदी के अंदर एक टर्म बताई थी, लेखन का प्रक्रिया उपागम। आपको याद है लेखन का प्रक्रिया उपागम क्या होता है? लेखन का प्रक्रिया उपागम क्या होता है बताओ जल्दी से। लेखन का प्रक्रिया उपागम, लेखन का प्रक्रिया उपागम होता है सीखने को किस प्रकार सीखा जाए, ठीक है। सीखने को किस प्रकार सीखा जाए यह होता है लेखन का प्रक्रिया उपागम। कोई बच्चा लिखना कैसे सीखेगा? लिखना तभी तो सीखेगा जब वो लिखने की आदत डालेगा, यही होता है लिखने का प्रक्रिया उपागम। कोई बच्चा सीखेगा कैसे? सीखेगा तब सीखेगा तब वो उसको पता चलेगा कि इस काम को इस प्रकार सीखा जाता है। तो इसी चीज पर आपके सबसे ज्यादा बल दिया एनसीएफ 2022 ने और आपके एनपी 2020 ने कि लर्न हाउ टू लर्न, कि सीखने को किस प्रकार सीखा जाए, इस पर सबसे ज्यादा फोकस आपके दिया जा रहा है, ठीक है। ये बात आप लोग समझ गए। आगे देखिए, फैमिली, घर, पड़ोस और समुदाय की विशेष भूमिका होगी। यानी ये जितने भी सोर्स है, ये जो आपके रिसोर्स कम्युनिटी है, इसको भी आपको लर्निंग का क्या माना है? एक रिसोर्स माना है, एक आपका संसाधन माना है। देखिए जो बच्चा सीखता है ये तो है नहीं भाई आपके घर से ही सीखता है या सीखने का खाली एक सोर्स होता है। बच्चा सबसे पहले कहां से सीखता है? अपनी फैमिली से सीखता है। इसलिए सोशलाइजेशन की प्रथम एजेंसी कौन सी होती है? उसकी फैमिली होती है। फैमिली के अलावा अपने स्कूल से सीखता है। आजकल तो बच्चा ऑनलाइन मोड से बहुत सारी चीजें सीख रहा है, अपने धार्मिक स्थल से सीख रहा है। ये सब चीजें मैं आपको सोशलाइजेशन वाले चैप्टर के अंदर बता चुका हूं। तो जितने भी आपके फैक्टर होते हैं, ये कम्युनिटी के जो आपके सोर्स होते हैं, ये आपके रिसोर्स होते हैं बच्चे के लर्निंग के। तो इनकी विशेष भूमिका होगी बच्चे के सीखने के अंदर। यह बात आप लोग समझ गए। यह खेलों को महत्वपूर्ण साधन माना गया है। इस वाली स्टेज के अंदर तो मैंने आपको बता दिया ना कि खेलने को सबसे महत्वपूर्ण माना गया है। तथा सरकार का टारगेट है, यह सरकार ने एक टारगेट रखा है 2025 तक का टारगेट रखा है कि बच्चों को ग्लोबल सिटीजन बनाना है। ये एक सरकार का यहां पर टारगेट रखा है, ठीक। इसको समझ गए आप लोग। चलिए बढ़ते आगे की ओर बढ़ते एनसीएफ 2022 के बारे में। अब यहां पर देखते हैं फाउंडेशन स्टेज के अंदर बुनियादी स्तर पर सीखने के बारे में कुछ और पॉइंट देखते हैं। आपके एग्जाम में जैसे पैडागोजिकल क्वेश्चन देखने को मिल गया, वो किस तरीके का देखने को मिलेगा उसके ऊपर एक एक करके नजर डाल लेते हैं, ठीक है। बहुत टेंशन में वो लग रहा है, मत जाओ सीटेट के एग्जाम के लिए। भाई सीटेट के एग्जाम के लिए इतनी टेंशन ले लो, अब क्या मैं मतलब यहां पर नस काट लो अपनी मैराथन क्लास देख लो, उससे आपका कवर हो जाएगा। और उसके अलावा जो बाकी के सब्जेक्ट है, सोशल साइंस हो गया, साइंस हो गया, मैथ्स हो गया, तो उसके लिए नोट्स पढ़ जाओ और कुछ नहीं होगा। और क्या इससे ज्यादा भरोसा क्या दिलाओ यार। अगर आप लोग कुछ बच्चे सोच रहे हो कि मान लीजिए हमारी पेपर के अंदर शिफ्ट हार्ड आ गई, तो भाई नॉर्मलाइजेशन लग जाएगा, आपके नंबर ऑटोमेटिक बढ़ जाएंगे आपके। और इससे ज्यादा क्या भरोसा दिलाओ बताओ, और क्या गले में फांसी डलवाओगे, ठीक है। टेंशन मत रहिए, बेफिक्र रहिए, आपका एग्जाम बहुत अच्छा जाएगा, इतना भरोसा दिलाओ। बस कंटिन्यू पढ़ते रहिए, तसल्ली में मत बैठ जाना कि हमारा तो एग्जाम अभी बहुत दूर बचा है, ये काम मत करने लग जाना, ठीक है अच्छा सुपर टेट वालों को अभी लगे रहने दो, ठीक है। चलने दो सुपर टेट की न्यूज जितनी भी चलती है। अभी मैं जो जवाब दूंगा ना अभी केवीएस वालों को दूंगा, ठीक है। अभी जो मेरी केवीएस की न्यूज का जितने सारे मेरे खिलाफ आए थे,
अभी आने दो केवीएस का नोटिफिकेशन, कह रहे थे ना केवीएस का नोटिफिकेशन आने पर माना जाएगा। अभी उनको जवाब दूंगा, ठीक है, अभी एक एक करके बताया जाएगा उनको। अभी मैं कुछ नहीं बोल रहा इसके ऊपर। अगला देखिए, इसके ऊपर बात करते हैं, बुनियादी स्तर पर सीखने के ऊपर बात करते हैं। अभी सबको अपने निकालने दो, अपनी बातें कहने दो, ठीक है, उसके बाद मैं करूंगा जो है इसके ऊपर बात करूंगा जब करूंगा। अभी केवीएस के ऊपर मैंने बात कही थी, सभी मेरे खिलाफ आ गए थे, अभी उसके ऊपर जवाब दूंगा मैं। आने दो नोटिफिकेशन एक बार, उसके बाद बात करूंगा, ठीक। बुनियादी स्तर पर सीखने के ऊपर बात करते हैं कि सबसे पहले बच्चे के अंदर आप क्यूरियोसिटी जगा दो, बच्चे के अंदर आपको जिज्ञासा जगानी है। अच्छा मुझे ये बताओ कमेंट बॉक्स के अंदर, बच्चे के अंदर जिज्ञासा किस स्टेज के अंदर आती है? कमेंट बॉक्स के अंदर बताओ सबसे पहले, किस स्टेज के अंदर बच्चे के अंदर सबसे ज्यादा जिज्ञासा यानी क्यूरियोसिटी देखने को मिलती है? कि आपको बच्चों के अंदर जिज्ञासा पैदा करनी है सीखने के प्रति, ठीक है। दूसरा, आपको बच्चों के अंदर तार्किक सोच का विकास करना है और बच्चों को समस्या समाधान का गुण पैदा करना है। आपको बच्चों को एक अच्छा प्रॉब्लम सोल्वर, एक अच्छा समस्या समाधान करता बनाना है, जहां पर बच्चा किसी समस्या का समाधान अपने आप कर सके। बस आपको उसको एक हिंट देना है और बच्चों ने समस्या का समाधान खुद कर लिया। मान लीजिए कोई बच्चा सीटेट के एग्जाम की तैयारी करना चाहता है, उसके दोस्त ने बताया यार सचिन सर की क्लास देख जा, हो जाएगा तेरा काम, ठीक है। तो बच्चे ने उसके बाद अपनी समस्या का समाधान खुद कर लिया, ठीक। तो ये गुण पैदा करना है। और बच्चों को कला और संगीत के द्वारा सिखाना है। बच्चों को प्रकृति के साथ संबंध बनाना है, नेचर के साथ संबंध बनाना है, क्योंकि बच्चों को एनसीईआरटी के अंदर शुरुआत में क्या दिया हुआ है? एनसीईआरटी की अगर आपने किताब पढ़ी होगी तो शुरुआत में वहां पर दिया हुआ है कि बच्चों को जितना हो सके पर्यावरण के प्रति सेंसिटिव बनाना है, संवेदनशील बनाना है। उस पर्यावरण के अंदर सब चीज आ जाती है, उस पर्यावरण के अंदर जेंडर आ जाता है, एनिमल आ जाता है, प्लांट आ जाता है, XYZ सभी चीज आ जाती है। तो बच्चों को जितना हो सके सेंसिटिव बनाना है, ठीक है। ये बात आप लोग समझिए, ये एबीएस के अंदर आपका आएगा। बच्चों को रंगों के आकृतियों, गिनती और अक्षरों के द्वारा सिखाना है। इसमें ज्यादा चीज बच्चों को नहीं सिखानी, कलर्स के बारे में बता दिया, गिनतियों के बारे में बता दी, रंगों के बारे में बता दिया, थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन आपको बच्चों के बारे में इसको देनी है, ठीक है। उसके बाद देखते हैं, यहां पर बच्चों को टीम वर्क और कोलेबोरेशन के माध्यम से सिखाना है। देखो छोटा बच्चा है, जितना छोटे बच्चे के साथ जो चीज आपको उसको सिखा दोगे उसी तरीके का व्यवहार, वो ज्यादातर उसकी संभावना बढ़ जाती है आगे जाकर। अगर छोटा बच्चा सहयोग करके सीखेगा शुरुआत की स्टेज के अंदर, तो बच्चे के अंदर क्या चीज देखने को मिलेगी? बच्चे के अंदर देखने को मिलेगी नैतिकता, यानी कि मोरलिटी देखने को मिलेगी, ठीक है। और बच्चे के अंदर जब नैतिकता देखने को मिलेगी तो बच्चा ज्यादातर संभावना रहेगी अपने फ्यूचर के अंदर भी नैतिक काम करने की जिम्मेदारी ज्यादा लेगा। तो आप बच्चों को सिखाइए। अब छोटे बच्चे पता है क्या होते हैं? छोटे बच्चे आपस में खूब एक दूसरे को मारते हैं, नोच देते हैं एक दूसरे को। अगर किसी एक की चीज ले ली तो दूसरा उसको मार देगा। तो छोटे बच्चे के अंदर नैतिकता देखने को बिल्कुल नहीं मिलती। लेकिन अगर एक टीचर सही तरीके से उसको गाइड करेगा कि नहीं बेटा ऐसे आपस में नहीं मारते, आपस में मिलकर रहते हैं और इस तरीके से करते हैं, एक अच्छी गाइडेंस देगा, तो बच्चे कहीं ना कहीं इस चीज को समझेंगे और आपस में एक चीजों को बांट कर खाएंगे, ठीक है। वरना तो टिट फॉर टेट वाली अवस्था हो जाएगी। अच्छा तूने मेरे साथ ये काम करा, अब मैं तेरे साथ ये वाला काम करूंगा, क्योंकि इस स्टेज के अंदर बच्चे के अंदर नैतिकता नहीं पाई जाती है, ठीक है। आगे देखते हैं, अगला है बच्चों को खेलों के द्वारा और खोजात्मक अधिगम। देखो सबसे ज्यादा इस वाली लर्निंग के ऊपर काम चल रहा है, डिस्कवरी बेस्ड लर्निंग। किसके ऊपर? डिस्कवरी बेस्ड लर्निंग के ऊपर, जहां पर बच्चा अपने आप किसी चीज को खोजपूर्ण तरीके से करके सीखे। अब पहले क्या काम होता था? पहले सिंपल सा एक काम दे दिया, होमवर्क दे दिया, और होमवर्क करके बच्चा ले आया, और नहीं करके ले आया तो टीचर ने उसकी या तो डंडों से तोड़ दिया, या उसको मुर्गा बना दिया, या उसके हाथ खड़े कर दिए। अच्छा होमवर्क का जिक्र आपके एनसीएफ 2022 में भी दिया हुआ है। एनसीएफ 2022 में होमवर्क का जिक्र दिया है, लेकिन होमवर्क का जिक्र उन्होंने बस इतना दिया है कि अगर आपको बच्चों को कोई होमवर्क दे दिया तो होमवर्क के रूप में आप बच्चों को ये दे दो कि बेटा जो आपके पेरेंट्स है या जो आपके दादा दादी है, तो उनसे आप उनके रिलेटिव के बारे में पूछ लो, या उनसे आप उनके दादा पेरेंट्स के बारे में पूछ लो, ठीक है। ऐसा होमवर्क देना है। और हमारे वाले कैसे टीचर होमवर्क दे देते, ले भाई तू ये काम को करके लाएगा और कल करके लाइयो, और फिर हम अपना बैग भर भर के लेके जाते थे स्कूल के अंदर, ठीक है। और एक दो तो बहाने ही लगाते थे हम जैसे कि भाई कॉपी भूल गए, उसके बाद और उड़ाई होती थी स्कूल के अंदर, ठीक है। ये वाला बहाना मेरे ख्याल से सभी ने लगाया होगा अपनी लाइफ के अंदर कि मैडम आज कॉपी भूल गए, सर आज कॉपी भूल गए, ठीक है। तो ये वाला बहाना हर कोई लगाता था। लेकिन डिस्कवरी बेस्ड लर्निंग के अंदर क्या होता है? डिस्कवरी बेस्ड लर्निंग के अंदर ये होता है कि जहां पर टीचर बच्चों को कोई अपना एक टास्क दे देता है कि बेटा एक काम कर, तुझे कोई जानवर के बारे में या किसी पौधे के बारे में 5 चीजें लिखकर लानी है या 10 चीजें लिखकर लानी है, जो भी तेरे आसपास में पौधा हो, जानवर हो। तो बच्चा अपने घर के आसपास में जाएगा, जो भी आसपास में जानवर दिखेगा, पौधा लिखेगा, उसके बारे में चीजें ऑब्जर्व करेगा, चीजें अवलोकन करेगा और अपनी कॉपी में रजिस्टर में लिखकर लेकर आ जाएगा।
तो बच्चे की वहां पर क्रिएटिविटी देखने को मिलेगी। बच्चा खुद ही चीजें ऑब्जर्व करेगा और उस चीज को करके लाएगा, ना कि होमवर्क के माध्यम से करके लाएगा। होमवर्क तो रोट लर्निंग को ज्यादा बढ़ाता है, ठीक है। ये चीज आपको ध्यान रखनी है कि डिस्कवरी बेस्ड लर्निंग को ज्यादा बढ़ावा देखने को मिल रहा है। बच्चे के अंदर देखो यार, थोड़ी बहुत तो नैतिकता आएगी जब बच्चों को थोड़ा गाइड किया जाएगा, जो चीज मैंने आपको बताई, क्योंकि कोलेबरेटिव लर्निंग हो जाएगी जब बच्चे आपस में सहयोगात्मक तरीके से सीखेंगे, ठीक। और सेल्फ आइडेंटिटी बच्चे के अंदर देखने को मिलेगी इसके माध्यम से। हालांकि इतनी नहीं देखने को मिलेगी, लेकिन थोड़ी बहुत तो देखने को मिलेगी कि मैं स्कूल जाता हूं, मैं स्कूल जाती हूँ, और मैं आप पढ़ता हूं, मैं आप पढ़ती हूँ। तो थोड़ी बहुत बच्चे के अंदर एक अपनी खुद की पर्सनैलिटी डेवलप हो जाएगी, ठीक है। उसके अंदर सभ्यता, व्यवहार और स्वयंगात्मक विकास द्वारा बच्चे के अंदर लर्निंग की जा सकती है। अच्छा बताओ, इमोशनल डेवलपमेंट के द्वारा बच्चे के अंदर लर्निंग की जा सकती है, या इमोशनल डेवलपमेंट के द्वारा बच्चे का व्यवहार सुधारा जा सकता है? बिल्कुल सुधारा जा सकता है। पनिशमेंट के द्वारा सुधारा जा सकता है, वो हम जैसों को सुधारा जाता है, या आप जैसों को सुधारा जाता था जो बिल्कुल निठल्ले थे वो पता है कैसे सुधारा जाता था? देखो, स्वयंगात्मक विकास यानी इमोशनल डेवलपमेंट के द्वारा कैसे सुधारा गया। अभी एक न्यूज की क्लिप आई थी, एक वीडियो की क्लिप आई थी, कोई लखनऊ की कोई मैडम थी, अब उसका बच्चा उससे नाराज हो गया, क्लास का बच्चा नाराज हो गया, तो बच्चा उसके पास आया कि मैडम आप क्यों नाराज हो? वो कहने लगी कि नहीं मैं आपसे नाराज हूं। वो कह रहा अच्छा अब नाराज मत हो। वो कहने लगे नहीं आप शैतानी करते हो रोज। वो कोई लखनऊ की मैडम थी, पता नहीं अनामिका शुक्ला क्या नाम तक, मुझे ध्यान नहीं, कमेंट बॉक्स में बताओ उनका नाम। वो कहने लगी नहीं अब मैं नाराज हूं। वो कहने लगा नहीं अब मैं नहीं करूंगा। वो कहने लगी नहीं आप रोज शैतानी करते हो। वो कह रहा नहीं अब नहीं करूंगा मैं शैतानी। कह रही नहीं आप करते हो। वो कह रहा नहीं करूंगा अब नहीं करूंगा। तो उस मैडम ने इतना बढ़िया तरीके से उसको ट्रीट करा बच्चों को। वो किस माध्यम से ट्रीट करा? अपने इमोशंस के द्वारा ट्रीट करा, और बच्चे के व्यवहार को भी सुधारा। तो एक तो वो टीचर है, एक हमारे टाइम के टीचर होते थे, आजा भाई खड़ा हो गए, आजा बन जा मुर्गा बन जा, या लड़कियों के सामने खड़ा करके मुर्गा बनवा दिया। एक तो अलग बेइज्जती, लड़की के सामने खड़ा करके मुर्गा बनवा दिया, ऊपर से मुर्गा बनने के बाद डंडे में पेल दिए, और उसके बाद डंडों से तोड़ दिया, और दुनिया भर की गाली और दे दी, ठीक है। तो एक तो पनिशमेंट भी मिल रही है, एक हीन भावना भी मिल रही है, और उल्टी सीधी गालें भी मिल रही है। तो यार वो वाले टीचर बढ़िया थे, वो अनामिका शुक्ला जो भी उसका नाम है वो वाली बढ़िया थी। तो बच्चे के व्यवहार को इमोशंस के द्वारा सुधारा जा सकता है, पनिशमेंट के द्वारा भी सुधारा जा सकता है, दोनों हो सकते हैं। लेकिन आपको ध्यान रखना, पनिशमेंट किसी भी हाल में आपको बच्चों को नहीं देनी, ना ही फिजिकली नहीं आपको मोरली आपको देनी है। वरना एक तो धारा मैंने आपको बताई थी, आरटी की धारा नंबर 17 के अंदर क्लियर प्रावधान है, अगर आपने बच्चों को कोई पनिशमेंट दी आपके खिलाफ कार्यवाही हो जाएगी, ठीक है। तो बच्चे का इमोशनल डेवलपमेंट के द्वारा उसकी लर्निंग को सुधारा जा सकता है, उसके व्यवहार को सुधारा जा सकता है। ये वाली बात आपके एनसीएफ 2022 के अंदर कही हुई है, ठीक है। और वो टीचर ने बहुत बढ़िया इस चीज को डिफाइन करके बताया भी, ठीक। ये बात आप लोग समझ गए।